नमस्कार, मैं सिंगापुर से संध्या फिर एक बार आज आप सबके साथ जुड़ रही हूँ एक विषय लेकर आपका। और आज हम बात करेंगे आपके चौथे सत्र की जो सत्र 4 का पाठ्यक्रम है आपका, जिसमें सामान्य विषय 4 है। आज हम उसकी बात करेंगे और उसमें आप को प्रोजेक्ट कार्य करना है, प्रयोगात्मक कार्य करना है। और जिसके अंतर्गत दिया गया है कि आप उसमें किसी मेले, त्योहार, पर्व, घटनाओं, यात्रा आदि के वर्णन को आपको प्रस्तुत करना है और पावर पॉइंट प्रस्तुति आपको करनी है। तो इस विषय को लेकर के आज मैं अपनी तरफ से कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं कि क्या हम यहाँ से कौन सी बातें हम यहाँ से देखें जिनसे जो आपके लिए शायद थोड़ी सी लाभदायक हो। तो जैसा मैंने कहा कि आप ये सत्र 4 का सामान्य विषय 4 है और प्रोजेक्ट कार्य आपका ये शीर्षक है, जिसमें कि कई अलग अलग तरह के विषय हो सकते हैं जिन्हें लेकर के आप जिनके माध्यम से आप अपना कार्य करेंगे, अपनी पावर पॉइंट प्रस्तुति करेंगे। तो ये इसको जानने से पहले कि किसी भी विषय पे किस तरह से पावर पॉइंट आप बनाएं, किस तरह का विषय लें, उससे पहले थोड़ी सी जो एक आम जानकारी होती है पावर पॉइंट के विषय में, वो आपको पता होगी, लेकिन एक बार फिर से मैं उसे दोहराना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम वही बातें बार बार दोहराते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि कुछ ध्यान देने योग्य बातें। अब ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं? तो पावर पॉइंट बनाने के लिए मैंने 3 तरह की बातें यहाँ लिखी हैं: तैयारी करना, पीपीटी बनाना और प्रस्तुत करना। तैयारी करने से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है मेरा कि तैयारी करनी है आपको पीपीटी बनाने के लिए? तो जब जैसे हमने बात की थी निबंध लिखने की या स्वतंत्र लेखन की या मौखिक की, तो भी एक कहीं ना कहीं तैयारी की बात आ रही थी कि आप जब भी कुछ लिखते हैं तो आपके पास कुछ शब्द हो, कुछ वाक्य हो, कुछ संरचनाएं हो, कुछ एक विषय हो जिस पर आप लिखेंगे। तो वही चीज यहाँ पीपीटी बनाने में भी है कि तैयारी आपको उसके लिए पहले करनी पड़ेगी। जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं। अगर आपको एक यात्रा का वर्णन करना है, तो यात्रा का वर्णन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास कुछ अच्छी तस्वीरें हो उस यात्रा की, आपके पास लिखी हुई या तो डायरी हो या उस यात्रा की कुछ स्मरणीय बातें हों। वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, कुछ बहुत विशेष हो सकती हैं, कुछ बहुत आम हो सकती हैं। शायद आपने कोई नई चीज वहां सीखी या कुछ पुराना आपके साथ ऐसा घटित हुआ जो पहले भी हुआ था और वहां पर भी हुआ। तो आपके पास सामग्री होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो आपके पास होगी तो आप पावर पॉइंट बनाने में आपको सुविधा रहेगी। उसके बाद तब आप पावर पॉइंट बनाते हैं। और पावर पॉइंट बनाने के लिए अगर आपके पास सामग्री है तो ये फिर बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि आपके पास सब कुछ एकत्रित है, सिर्फ अब आपको बनाना है। और उसके बाद फिर आपकी प्रस्तुति होती है। ये प्रस्तुति आपकी मौखिक हो सकती है, हो सकता है आपको सिर्फ ये दिखाना हो और बोलना ना हो, या आपको इसमें ही ऑडियो आप चाहें तो पावर पॉइंट में ही अपने अपने आप को रिकॉर्ड करके आप डाल सकते हैं। तो वो आपका वो भी एक तरीका होता है कि आप उस समय ना बोले जब चल रहा है, आपने उसमें ही ऑडियो फाइल अपनी बना करके, और यहाँ ये कई ऐसे उसमें ऐसी सुविधा है कि आप वहीं पर अपना वॉइस रिकॉर्ड कर दीजिए। तो उस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सामग्री पहले से हो कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है, तो आप वो भी चीजें आसानी से कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि और किन चीजों की हमें जरूरत होती है। तो अब यहाँ जब हम पावर पॉइंट की सामग्री हमने ले लिया, हमने विषय चुन लिया, हमें किस पे बनानी है, क्या करना है, तो पावर पॉइंट बनाते समय भी आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। जैसे सबसे पहली स्लाइड जो आपकी होती है, उस पे आपका नाम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए। अगर आप कोई सत्र है जिसके आप छात्र हैं या आप शिक्षार्थी हैं या आप अध्यापक हैं, तो वो सत्र अगर आपको डालना जरूरी है वो होना चाहिए। विषय होना चाहिए, क्योंकि पहली स्लाइड होती है वो हर जगह सबसे पहले देखी जाती है। तो अगर उसमें आपका विषय बहुत स्पष्ट लिखा है, आपका नाम और उसके साथ आपका जो भी परिचय है वो बहुत स्पष्ट लिखा है, तो वो सुविधा होगी देखने वाले को कि क्या ये किस विषय के लिए ये प्रस्तुति होने वाली है, किस विषय पर, और कौन इस प्रस्तुति को कर रहा है। वो कहाँ उसका पूरा परिचय आपको पूरा पूरा परिचय, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ 2-4 पन्ने का परिचय हो,
लेकिन संक्षिप्त रूप में आप उसे वहां लिख सकते हैं। फिर बात आती है कि आप जब दूसरी स्लाइड पर जाएं तो विषय प्रवेश के संकेत दे सकते हैं आप। तो आप वहां पर जैसे हम जब अपनी नोटबुक बनाते हैं तो भी हम उसमें विषय वस्तु लिखते हैं कि अब किसके बाद क्या 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 है, तो उस तरह से विषय प्रवेश के संकेत वहां पर हो सकते हैं। आप चाहें तो इसे बहुत जिज्ञासा पैदा करने लायक कोई चित्र ऐसा डालकर या कोई ऐसा वाक्य डालकर भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप विषय विषय प्रवेश पर आए, या आप उसे क्रम वहां क्रम आप लिख दें कि किस क्रम में आप अपनी बात को प्रस्तुत करने वाले हैं। फिर एक चीज जो ध्यान में रखने वाली होती है कि ज्यादातर स्लाइड पे आप शीर्षक देने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि हर स्लाइड पर ही शीर्षक हो, लेकिन अगर कहीं कहीं ये लगता है कि ये पिछली स्लाइड की ही अगली बात है जो एक पर ना लिखकर आपने दो या तीन पर लिखी है, तो वो भी ठीक है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहे कि ज्यादातर स्लाइड्स पर शीर्षक हो। और जो स्लाइड्स की संख्या है उस पर भी कार्य करने की जरूरत होती है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आप जब तैयारी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास कितनी सामग्री है। और स्लाइड की संख्या ज्यादातर ये ऐसा माना जाता है कि अगर 10 से 20 के बीच में हो तो जो आपका श्रोता वर्ग है वो आपसे अधिक अच्छे से जुड़ता है। और खासकर अगर आप अपने छोटे छात्रों के लिए इस तरह की प्रस्तुति कर रहे हैं तो उनकी जो ग्रहण करने की क्षमता होती है बहुत कम होती है, तो बहुत ज्यादा देर तक तो वो ग्रहण कर भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा कम स्लाइड्स है तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये भी एक कहने की बात है कि 10 से भी कम ना हो, मतलब 9 हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि कुछ आप में उसमें कुछ विषय वस्तु हो। ऐसा नहीं कि पहली और दूसरी और तीसरी पे खत्म हो गई। हाँ, फिर वो आपका मौखिक जो है कि वो प्रस्तुति वो आपकी ज्यादा हो जाएगी पावर पॉइंट के बजाय, क्योंकि पावर पॉइंट का अर्थ ही यही होता है कि कुछ चीजें आपने बोली और कुछ लोगों ने देखकर ग्रहण कर ली। तो ये इसकी संख्या पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और फिर फॉन्ट की बात आती है। अभी हिंदी में भी बहुत तरह के फॉन्ट हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो एक तो स्टाइल की बात होती है कि आप किस तरह के फॉन्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ मैंने बहुत साधारण मंगल फॉन्ट ही इस्तेमाल किया है। एक पहले वाले में थोड़ा सा मैंने एडोबी फॉन्ट का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने बहुत साधारण रखा है। लेकिन आप चाहें तो अपने शीर्षक के लिए अलग और बाकी चीजों के लिए अलग फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो जरूरी बात फॉन्ट में होती है वो आकार की होती है। मेरे कहने का ये मतलब है कि आकार जो है फॉन्ट का वो 30 से कम ना हो ऐसी कोशिश करें। मतलब जो आपके उपशीर्षक भी हों उनमें भी कम से कम 30 फॉन्ट 30 उसका जो आकार है वो 30 के आसपास हो। और जो शीर्षक है वो तो बड़े अपने पेज के हिसाब से आप देखकर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आप को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा दो चार और बिंदु हैं जिन पर मैं बात करूंगी। कि एक स्लाइड पर 6 से ज्यादा बिंदु ना हो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप कोशिश करें कि जो भी तैयारी है आपकी आप पहले कर लें। तो आपको जब आप तैयारी कर रहे हैं आपके पास जब सामग्री एकत्रित होगी तो उसे आप बिंदु की तरह बांट लीजिए, और ये कोशिश कीजिए कि एक स्लाइड पर 4 से ज्यादा बिंदु ना हो। क्योंकि एक तो समझाने में आपका समय बहुत उसमें, जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उस एक स्लाइड पर ही बहुत अधिक समय जाएगा। दूसरी जो बात हो जाती है कि उस बिंदु पर अगर उसमें 4 से ज्यादा है तो बहुत भरा भरा लगेगा। जैसे मैं यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ मैंने सिर्फ 3 बिंदु लिए थे, तो ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि मैं ये इन तीन चीजों पर बात करना चाहती हूँ। जबकि यहाँ मैंने 5 लिया तो आप देखते हैं कि यहाँ इनकी संख्या माफ कीजिएगा, इनका आकार थोड़ा छोटा हो गया है, क्योंकि थोड़े से बड़े वाक्य भी हो गए और ज्यादा संख्या भी हो गई। यहाँ मैंने 4 लिया तो ये उससे पिछली वाली से थोड़े बड़े हो गए हैं। तो आप बिंदु जो है वो 4 5 6 ऐसे ही रखने की कोशिश कीजिए, 6 से ज्यादा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और जो वाक्य हैं वो भी छोटे छोटे हों, सटीक अर्थ वाले हों, सिर्फ कुछ शब्दों से काम चल जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखें कुछ शब्द हैं तो वो ज्यादा स्पष्ट हैं, ज्यादा लंबा वाक्य है
तो वो बहुत जैसे एकदम से नहीं दिख रहा है, थोड़ा-सा उसमें हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन कई बार हमें वाक्य ही देने पड़ते हैं क्योंकि तभी हम उस बात को बता सकते हैं कि क्या हम कहना चाहते हैं। सिर्फ़ 1 शब्द या 2 शब्दों से काम नहीं चलता है, तो आप वाक्य लिखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसको संक्षिप्त कर सकें। फिर मैंने यहाँ लिखा है रंगों का सामंजस्य अच्छा हो। अब इसका क्या अर्थ है कि रंगों का सामंजस्य अच्छा हो? मतलब कई बार देखिए जैसे अब एक कंप्यूटर में आपने देखा आप जब आप बनाएंगे तो भी आप देख सकते हैं कि कलर थीम करके एक आपके पास विकल्प आता है। जिस विकल्प में अगर आप चुने तो आपको वो बताता है कि अगर आपने नीले रंग की पृष्ठभूमि चुनी है तो उस पे क्या काले अक्षर ज्यादा अच्छे लगेंगे या सफेद या हल्के पीले। तो वो आपको अपने जब पृष्ठभूमि चुन ली तो उसके हिसाब से वो 2-3 कलर के आपको विकल्प देता है जिसमें से आप चुन करके अपनी बात लिखना या कुछ आप रेखांकित करना चाह रहे हैं तो वो चीजें आप कर सकते हैं। तो रंगों का सामंजस्य अच्छा हो इसकी भी आप कोशिश करें क्योंकि यहाँ देखिए जैसे मैंने नीले और हरे का ही मिश्रण लिया है, लेकिन चारों थोड़े से अलग, बहुत एकदम से अलग भी नहीं है कि एक नीला है तो एक गुलाबी हो गया, ऐसा भी नहीं है। एक ही जैसे लग रहे हैं लेकिन फिर भी अलग लग रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए तो लेकिन ये नीचे आते आते बहुत हल्का हो गया है तो इस पर थोड़ा कम हमारा ध्यान जाएगा। यहाँ भी है तो एक ज्यादा गहरा है और तो इस तरह का हम प्रयोग कर सकते हैं कि हम रंगों का जो है तालमेल वो देख लें, सामंजस्य देख लें। तो ये हमारे पावर पॉइंट को प्रभावी बनाता है। फिर बात आती है पृष्ठभूमि के लिए अगर आप चाहें तो कोई विषय भी ले सकते हैं। मतलब आपने जैसे ये जो बैकग्राउंड यहाँ पर है ये आप देखें तो यहाँ अलग अलग रंग है, यहाँ अलग रंग है। तो ये एक चित्र है। तो आप इस तरह से कोई विषय ले सकते हैं। अभी मैं आगे भी आपको इस तरह की कुछ चीजें बताऊंगी कि आप चाहें तो पृष्ठभूमि के लिए कोई जैसे अगर मान लीजिए आप किसी समुद्र तट की सैर करने गए तो अब आप जो भी कुछ बहुत हल्के नीले पानी का कोई चित्र, बहुत हल्के नीले पानी का अगर आपने लिया पीछे तो वो एक पूरी प्रस्तुति में समुद्र का एक एहसास देता रहेगा। तो उस तरह की का भी प्रयोग हम माफ कीजिएगा कर सकते हैं। तो पृष्ठभूमि के लिए हम जैसे मैंने कहा कि कोई हम विकल्प ले सकते हैं। तो अब इसके इसके बाद यहाँ एक अच्छा यहाँ एक शायद चित्र नहीं आया है जो मैं दिखाना चाहती थी आपको। 1 मिनट, तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ उस चित्र के माध्यम से ही, क्योंकि यहाँ मैंने एक जिसको कहते हैं कि एक उदाहरण लिया है और उस उदाहरण को मैं आपको दिखा करके और फिर आगे थोड़ी सी और बात इस पर हम कर सकते हैं। तो ये आप एक बार फिर से मेरी स्क्रीन अगर आप देख, हाँ तो मैं पहले वो पावर पॉइंट खोल लेती हूँ, एक बार फिर से आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। तो जैसा कि आपने मैंने कहा कि एक ये किसी विद्यार्थी का है, बहुत छोटी कक्षा के, और उसने एक त्योहार के बारे में एक उदाहरण है, त्योहार के बारे में एक पावर पॉइंट प्रस्तुति की है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने लिखा है मेरा प्रिय त्योहार और फिर लिखा है नाम अर्जुन। मेरा प्रिय त्योहार ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने विषय दिया है चाहता, क्योंकि अर्जुन लड़के का नाम है इसलिए अगर वो चाहता तो शायद यहाँ पर वो अपने त्योहार का नाम दे सकता था। लेकिन उसने उससे कुछ कुछ हम विषय में प्रवेश कर सकते हैं और जिस तरह से पीले रंग का इस्तेमाल है वो भी हमें कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि शायद ये हम थोड़ा सा एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो नाम अर्जुन लिखा हुआ है, उसके आगे सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
पीछे कुछ भी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अर्जुन के आगे नाम के आगे कोई उनके साथ कोई शीर्षक जुड़ा हुआ है, कोई जैसे कुछ भी सरनेम होता है उस तरह से कोई बात नहीं है। किस कक्षा का छात्र है ये, या क्या उनका अनुक्रमांक नंबर है, या कोई ईमेल पता, कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया है, जो हमें नहीं पता चल रहा है कि ये कौन अर्जुन है जिसने ये पावर पॉइंट प्रस्तुति तैयार की है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि जब पहली स्लाइड जो आपकी होती है उस पे आप विषय, अपना नाम, आपका आपकी पहचान क्या है, आप अगर विद्यालय के लिए बना रहे हैं तो छात्र हैं तो किस कक्षा के छात्र हैं, और अगर आप किसी संस्थान के लिए बना रहे हैं, अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए बना रहे हैं, तो संस्थान का नाम या जो भी आपसे जुड़ी हुई जहां जिसके लिए आप बना रहे हैं उससे जो भी आपकी पहचान आपको अपनी दिखानी है वो यहाँ होना चाहिए। ईमेल पता भी अगर दें तो अच्छा होता है, आजकल ये चलन में है काफी। फिर हम आते हैं दूसरी उस पर, अगर तो यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ लिखा है त्योहार का नाम बसंत पंचमी और एक और चित्र है। तो शायद मेरे ख्याल से अर्जुन इसके बाद बताएगा कि किस त्योहार के बारे में वो बात कर रहा है, और त्योहार के बारे में कुछ जानकारी देगा। लेकिन वो चाहता तो एक दो बिंदु यहाँ दे सकता था, एक दो शीर्षक दे सकता था। यहाँ पर जो चित्र है सरस्वती जी का, थोड़ा सा एनिमेटेड रूप लिया गया है, तो शायद ये छोटी कक्षा के छात्र का चित्र है, क्योंकि उसने सरस्वती जी की एनिमेटेड तस्वीर इस्तेमाल की है। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर इस तरह की तस्वीर इस्तेमाल की जाए तो उन्हें रुचि पैदा होती है इसके प्रति। पर यहाँ हो सकता है कि कुछ शीर्षक दिया जा सकता था, या हम इसको भी शीर्षक मान सकते हैं। ये थोड़ा और गहरा होता तो शायद बेहतर होता, और हिंदी कक्षा है तो अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं थी। तो इसके बाद फिर हम चलते हैं आगे, अगर तो यहाँ फिर दो चित्र है लेकिन कोई शीर्षक नहीं है। कई बार बिना शीर्षक के भी आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन कई बार आपको शीर्षक की आवश्यकता बहुत जरूरत हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है उसकी आवश्यकता। लेकिन इन दो चित्रों को देख करके वो चाहे तो अगर वो प्रस्तुति ये प्रस्तुत करनी है उसे, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसे प्रस्तुत नहीं करनी है, सिर्फ जमा करना है ये किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी कार्य के लिए, तो फिर यहाँ कुछ बिंदु देने आवश्यक हैं कि ये क्या है। अगर ये सरस्वती पूजा में पंडाल लगाया जाता है जगह जगह और लोग देखने जाते हैं, पंडाल क्यों कितने दिन तक लगा, फिर मूर्ति विसर्जित होती है, और इस तरह की कई सूचनाएं वो दी जा सकती थी। लेकिन अगर अगर मौखिक प्रस्तुति है तो शायद ये बोलकर भी कही जा सकती है चित्र के माध्यम से। लेकिन एक आधा वाक्य, एक आधा शीर्षक हो तो ज्यादा प्रभावी होता है। यहाँ पर भी जो चित्र है बहुत भीड़ भाड़ है, और मुझे लग रहा है कि अम, अ, थोड़ा सा धुंधला है, ये जो चित्र है थोड़ा धुंधला है। तो इस तस्वीर को अगर हम थोड़ी और बेहतर गुणवत्ता वाली तस्वीर अगर वो प्रयोग करते तो शायद अधिक अच्छा होता। तो यहाँ पर भी इस चित्र को, ये चित्र स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है कि सरस्वती पूजा का किसी प्रांगण में उसके लिए स्थापना हुई है। और जैसे इस तरह से हम ये देख सकते हैं तो ये कोई पंडाल की व्यवस्था है, यहाँ पर पूजा की सामग्री भी रखी है। लेकिन ये पूजन तो दिख रहा है यहाँ धुआं वगैरह से, लेकिन हम बहुत स्पष्ट रूप से इसके बारे में नहीं बात कर सकते हैं। तो यहाँ इसका ध्यान रखा जा सकता है, जब चित्र का चयन हो तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह के चित्र का चयन कर रहे हैं। जैसे इस चित्र को चाहे तो थोड़ा सा क्रॉप करके इसका इस्तेमाल अगर किया जाता तो भी ये पीछे का जो एक है बैकग्राउंड, ये जो पृष्ठभूमि है वो ना आती तो और अच्छा हो सकता था। फिर उसके बाद इन्होंने शीर्षक दिया है पूजा और प्रसाद। तो पूजा, एक चित्र पूजा के लिए और एक प्रसाद के लिए है। पूजा का चित्र फिर थोड़ा सा धुंधला है, तो जब आप चित्र का चयन करें तो देखें कि वो अच्छी गुणवत्ता वाला चित्र हो। यहाँ पूजा के लिए कुछ सामग्री, और ये हम अंदाजा लगा रहे हैं, पुस्तकें रखी हैं तो हो सकता है यहाँ वो बताएं कि किस तरह से पूजा इसकी की जाती है। फिर वही बात है कि चाहे तो कुछ बिंदु भी दिए जा सकते हैं। और प्रसाद की तस्वीर वैसे बहुत स्पष्ट है और बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि किस तरह के प्रसाद का भोग ज्यादातर सरस्वती पूजा में लगाया जाता है, जो उन्हें चढ़ाया जाता है और फिर लोगों को वितरित किया जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी संस्कृति की भी बात हो सकती है कि इस तरह के दोने जो हैं अब ये एल्यूमिनियम फॉइल लगे हुए आने लगे हैं, पहले सिर्फ पत्तों के होते थे। और भी कई बातें हम इसके साथ कर सकते हैं। फिर एक
चित्र इन्होंने दिया है वसंत पंचमी के पकवान। अब इस चित्र में अगर मैं एक बार में देखूं तो मुझे सिर्फ ये रसगुल्ला और ये शायद किसी तरह का हलवा है जो मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी सभी चित्र बहुत ज्यादा लग रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे चित्र हैं। तो इतने अधिक चित्र एक स्लाइड में ना लगाएं, थोड़े कम लगाएं, और बाकी चीजें आप बोल के भी बता सकते हैं। और ध्यान रखें कि दूसरी चीज है कि जब भी चित्र लेते हैं तो उसका जो आखिरी स्लाइड में आप जरूर स्रोत दें, जो भी जहां से भी वो चित्र लिए गए हैं, क्योंकि कई बार कुछ चित्र होते हैं जो जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कुछ का हम कर सकते हैं, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो बहुत अधिक चित्र एक साथ ना लगे। वैसे दिख रहा है कि ये पुआ है और ये भी किसी तरह का की कोई सामग्री है। चाहते तो कुछ नाम दिए जा सकते थे चित्रों के साथ। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो चित्र तो देख के समझते ही हैं, लेकिन अगर नाम भी है तो उन्हें और ज्यादा आसानी होगी समझने में। और यहाँ कुछ पूजा के फूल हैं, तो पकवान नहीं है ये, तो शायद इस चित्र की यहाँ आवश्यकता नहीं थी। और ये चित्र जगह भी काफी ले रहा है, तो इसको निकाल के अगर करते ये तो अच्छा हो सकता था। फिर एक और उन्होंने स्लाइड लगाई है नाचना, खेत खलिहान घूमना, और दो चित्र हैं यहाँ पर भी। बात वही आ रही है कि चित्र की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। और यहाँ देखिए तो दो तरह का फॉन्ट इन्होंने इस्तेमाल किया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या तो बड़ा शीर्षक और उसके जो उपशीर्षक होते हैं, मुख्य शीर्षक और उपशीर्षक, फिर आप दो तरह के फॉन्ट का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक ही तरह की बातों में दो तरह का फॉन्ट बहुत अजीब लगता है। वो लगता है कि आपने ध्यान नहीं दिया, फॉन्ट बदल गया या नहीं बदला और आपने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह की बातों का भी आप ध्यान रखिएगा। और बसंत पंचमी की बात हो रही है तो अगर हम देखें तो काफी पीला पीला सब कुछ हमें अभी तक दिखाई दे रहा है। फिर इन्होंने धन्यवाद जैसे पहले लगाया था वैसे ही लगाया है, लेकिन धन्यवाद के साथ पुनः आप अपना नाम और अपना ईमेल पता वगैरह जब आप कभी अगर प्रोजेक्ट वगैरह के लिए बनाते हैं तो आपको जरूर देना चाहिए। क्योंकि उससे और कई बार हम प्रश्न अगर किसी शोध विषय पर जब बात करते हैं तब तो प्रश्न के लिए भी एक स्लाइड उसके लिए भी लगानी चाहिए। तो ये जैसे कहने का यही तात्पर्य है कि जो भी आप जिस भी त्योहार है जिसके लिए भी बना रहे हैं तो एक थीम लेकर चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जरूरी चीजें जैसे पहले स्लाइड पे क्या होनी चाहिए, फिर बाकी जो है बहुत ज्यादा भी चित्र ना हो, कुछ शब्द हो कुछ चित्र हो। ऐसा ना हो सिर्फ चित्र 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 लगे हुए हैं तो फिर उस स्लाइड का भी कोई बहुत अर्थ नहीं रह जाता है। उसका ध्यान दें। जैसे किसी ने ये होली का चित्र लगाया है, अब यहाँ इन्होंने ये कुछ बिंदु भी दिए हैं और इस चित्र को पीछे बैकग्राउंड में दिया, तो छोटे बच्चों के लिए ये चित्र अच्छा है। लेकिन अगर हम ये बिंदु देखें तो उसके हिसाब से ये चित्र ठीक नहीं बैठ रहा है। ये बिंदु बहुत बड़े बड़े हैं। परंपराएं, इतिहास, धार्मिक मान्यता, भिन्न प्रदेश, भिन्न रूप बरसाने की होली। तो थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने की भी कोशिश करनी चाहिए। और ये भी है कि अगर छोटे बच्चों को समझाना है तो शायद ये चित्र ठीक है, और ये शब्द थोड़े और हम इनको सरल करके भी समझा के बता सकते हैं। अब यही बिंदु जो है इसको इन्होंने इस तरह से दिखाया है बिना किसी चित्र के। परंपराएं, इतिहास, धार्मिक मान्यता, भिन्न प्रदेश, भिन्न रूप बरसाने की होली। तो ये भी हो सकता है कि आपने एक बार इस तरह से ये जो आपके मुख्य विषय जो विषय के लिए आपने जिस विषय के लिए चुना है होली में, आपको इन बातों पर बात करनी है अपने शुरुआत के बाद। तो पहले आपने ये दे दी और फिर इसके आगे वाली स्लाइड्स में एक एक स्लाइड में आप परंपराओं की पहले बात कर लीजिए, फिर इतिहास की बात कर लीजिए कि इसके पीछे इतिहास में कौन सी कहानियां हैं, धार्मिक मान्यता क्या है इसकी, या भिन्न प्रदेशों में किस प्रकार भिन्न रूप से होली मनाई जाती है, बरसाने की होली का विशेष महत्व है तो क्यों है। तो ये आप चाहें तो इस तरह से पहले देकर और फिर एक एक स्लाइड में उसको विस्तार दे सकते हैं। ऐसे ही किसी भी तरह का, जैसे अगर मैं कहूं कि अगर त्योहार नहीं कहीं घूमने का वर्णन करना है आपको, तो वो भी आप चित्रों का भी सहारा ले सकते हैं और फिर आप बिंदुओं का भी। जैसे अब काश में भी पक्षी होता, अब ये घूमने के लिए यात्रा का ही वर्णन है, लेकिन अब इन्होंने शीर्षक दिया है काश में भी पक्षी होता। तो चाहे थोड़ा सा रोचक बनाया जा सकता है इस तरह से कुछ करके, क्योंकि अब ये जो इनका विषय प्रवेश होगा उसमें विविधता,
स्थान, संस्कृति, लोग, मतलब घूमना क्यों जरूरी है या भ्रमण क्यों आवश्यक है, या मेरी कोई यात्रा, अगर मैं किसी यात्रा के बारे में बात कर रही हूँ तो इस यात्रा में प्रवेश करने से पहले मैं थोड़ा सा अगर देना चाहूं कि यात्रा किस प्रकार लाभदायी होती है, तो ये इस तरह से हम दे सकते हैं। और इस तरह के डिजाइन जो है आजकल आम है, आप कंप्यूटर में जब टाइप करते हैं तो इस तरह के आपको विकल्प आसानी से मिल जाते हैं और काफी स्पष्ट होता है, बिना किसी अलग से किसी चित्र के भी आप काफी चीजें दिखा सकते हैं, लेकिन इनके साथ अगर आप चित्र भी कुछ लगाएं तो लगा सकते हैं। अब जैसे गुलमर्ग का इन्होंने इन्होंने अपनी नजर से गुलमर्ग दिखाया है, मेरी नजर से गुलमर्ग। अब गुलमर्ग में ये चार चार बातों पर शायद ध्यान आकर्षित कराना चाहती हैं या चाहते हैं। बर्फ की चादर, वृक्ष, खेल, हवा में हम। तो बर्फ की चादर, वृक्ष, खेल, हवा में हम, उन्होंने पहले अपने बिंदु रख दिए, फिर चित्र चारों के, और उसके बाद मेरे ख्याल से बात की जा सकती है कि किस प्रकार गुलमर्ग में चारों तरफ बर्फ की चादर फैली हुई होती है या फैली हुई थी जब यात्रा की। पेड़ों पर भी कैसे बर्फ जमी हुई थी, या कौन कौन से खेल इन्होंने खेले, उसमें कितना आनंद आया। फिर हवा में हम, ये मेरे ख्याल से केबल कार की बात हो रही है, तो किस प्रकार का आनंद यहाँ आया। एक स्लाइड पर ही चार बातें की जा सकती हैं, लेकिन चाहे तो इसको दो दो में बांट लें और चित्र भी बड़े हो जाएंगे और थोड़ा बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। अब इसी 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 को दो तीन तरह से देखिए, आजकल आप इसको कर सकते हैं। जैसे अब ये मेरी नजर से गुलमर्ग, तो पहले ऊपर चित्र हो गए और फिर नीचे जो आपके बिंदु थे। इसी चित्र को अगर आप देखें तो इस तरह से भी हो गया। तो अब जो भी आपको बहुत स्पष्ट लग रहा हो, चाहे ये लग रहा हो, ये लग रहा हो, या ये लग रहा हो, आप उसको चुन सकते हैं। और लग रहा है कि चार ज्यादा हैं तो दो दो करके आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो बिल्कुल आप वहां यात्रा का जब वर्णन कर रहे हैं तो आप सिर्फ चित्र ही नहीं, कोई आपने किसी से बात की है, वहां कुछ ऑडियो आपके पास है, या ऐसी कोई चीज है जो आप वीडियो के माध्यम से भी दिखाना चाहते हैं, तो आप उसको भी उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि वीडियो आजकल पावर पॉइंट में लगाना काफी आसान है, तो आप वीडियो लगा सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ के लोगों, बाजार की, और जो जो बहुत ये तो मैंने इंटरनेट के तस्वीरें हैं उनके माध्यम से दिखाया है, लेकिन अगर अगर वहाँ की असली तस्वीरें लोगों के साथ और बाजार की तस्वीरें, और आप कर रहे हैं, आपकी अपनी तस्वीरें हैं, तो वो ज्यादा और ज्यादा रोचक होती हैं। तो इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है पावर पॉइंट बनाते समय। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि आप जब पहली स्लाइड में आपका परिचय होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद आप एक विषय वस्तु बना लीजिए, उस विषय वस्तु में आप लिख लीजिए कि आपको कौन कौन से कौन आप क्या क्या करने वाले हैं, उसमें क्या क्या आपके पावर पॉइंट में होगा, और फिर एक एक करके सब पर बात करते जाइए। कोशिश कीजिए कि उसमें एक तो आपकी चित्र भी हो और बिंदु भी हो, सिर्फ चित्र हो ऐसा नहीं है, और सिर्फ लिखावट ही हो, पूरी एक एक पन्ने लिखे हुए हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों का मेल हो। और उसके साथ ही आप अगर कहीं ऑडियो वीडियो डाल सकते हैं तो बिल्कुल डालिए। जब भी पावर पॉइंट प्रस्तुति की जाती है तो ऑडियो वीडियो का प्रभाव हमेशा बहुत अधिक रहता है, खासकर जब हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं। तो बोलने से ज्यादा अगर हम कुछ दिखाते हैं तो उन्हें वो चीज बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं बात करूं होली की, तो बरसाने के होली की आपने बात की, अगर उसका छोटा सा वीडियो आपने दिखा दिया 1 मिनट का या 30 सेकंड का, तो वो उनके दिमाग में बिल्कुल बस जाएगा कि बरसाने की होली होती कैसी है। या फिर अगर आपने गुलमर्ग में यहाँ किसी की स्कीइंग करते हुए तस्वीर दिखा दी, माफ कीजिएगा, वीडियो दिखा दिया, तो वो एक स्कीइंग शायद सभी बच्चे नहीं हमेशा कर पाए, उन्हें वो मौका ना मिले, तो एक उनके मन में उस खेल को आंखों देखा एक हाल जैसा होता है वैसा मिल जाएगा। समुद्र, आप चाहें तो बैकग्राउंड के लिए कोई इसमें बर्फ वाली कोई तस्वीर पीछे पृष्ठभूमि में लगा सकते थे, जो पूरे आपके एक थीम देती है आपको। तो इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। तो इसके साथ ही इसके साथ ही मुझे लगता है कि पावर पॉइंट प्रस्तुति के बारे में इससे ज्यादा और ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। क्योंकि अगर हम हिंदी विषय सिखा रहे हैं और उसमें हमें पावर पॉइंट प्रस्तुति करनी है, तो आप नाटक, कहानी, कविता
की प्रस्तुति भी जब आप करेंगे तो कविता जो है वो गीत के माध्यम से अगर उपलब्ध है कहीं यूट्यूब पर, वो आप ले सकते हैं, वो सुना सकते हैं। कवि का परिचय पहले आप दीजिए, फिर वो कविता है उसके बारे में कुछ अगर किसी ने कुछ कहा है या कुछ इस तरह की चीजें हैं तो वो भी दी जा सकती हैं। कहानी है तो चित्रों के माध्यम से उस कहानी को अगर हम दिखाएं तो वो बहुत उपयोगी होता है छात्रों के लिए, जल्दी वो याद रख पाते हैं इन चीजों को। तो इस तरह से छोटे छोटे विषय के हिसाब से बदल कर प्रयोग किया जा सकता है। याद रखने वाली बातें बस ये होती हैं कि आपकी पहली स्लाइड, आखिरी स्लाइड जो है उस पे आपका परिचय और जानकारी हो। आप फॉन्ट का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि कहीं छोटा कहीं बड़ा, कुछ मतलब छोटा बड़ा हो वो ठीक है, लेकिन शीर्षक है तो बड़ा है, उपशीर्षक है तो छोटा है, इस तरह से वो चलना चाहिए। साथ ही ये नहीं है कि कहीं पर हम अपराजिता फॉन्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं मंगल कर रहे हैं, एक ही जैसी चीजों में 5 तरह का अलग अलग फॉन्ट, वो बहुत बचकाना लगता है। तो वहां आप उपशीर्षक में बदल सकते हैं, लेकिन जो उपशीर्षक अगर 6 हैं तो वो 6 के 6 एक फॉन्ट में हो तो बेहतर रहेगा। साथ ही अ, कोशिश कीजिए कि 5-6 पॉइंट से ज्यादा एक स्लाइड पे ना रखें। तो यही कुछ चीजें हैं। चित्रों का चयन भी अच्छे से कीजिए। आखिरी स्लाइड पे आप संदर्भ देना ना भूलें, स्रोत देना ना भूलें, जहां से आपने चित्र लिए हैं वो उनका आप लिंक कॉपी करके और वहां पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो चित्र आपके खींचे हुए नहीं है तो उसका संदर्भ देना जरूरी हो जाता है। और ये इस तरह से आप कीजिए और पावर पॉइंट प्रस्तुति तो रोचक होती है, बच्चों को अच्छी भी लगती है, और अगर उसमें कुछ वीडियो ऑडियो डालेंगे तो और बढ़िया लगेगी। तो इस तरह का प्रयोग करके अपनी कक्षा को रोचक बनाइए। तो मुझे लगता है आज बस यही हम विराम देते हैं इस चीज को, और फिर कभी आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा तो अवश्य जुड़ूंगी। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।